सोनेरी धरती चांदीरो आसमान रस भर्यो म्हारो राजस्थान। राजस्थान केवल एक प्रदेश नहीं है बल्कि यहाँ की संस्कृति, शौर्य और परंपराओं की एक धरोहर है। ये भौगोलिक रूप से विशाल नहीं है बल्कि यहाँ की जो संस्कृति है, इतिहास है और लोक परंपराएं हैं, जिसके कारण ये संपूर्ण भारत की शान भी है। और आज भी राजस्थान न केवल अपनी विरासत को संजोए हुए है बल्कि आधुनिक विकास की ओर भी बढ़ रहा है। लेकिन इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रोशनी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी मैं प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आपका स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान की संस्कृति में रचे बसे इस कार्यक्रम जिसका नाम है अलबेलो राजस्थान, और यहाँ की संस्कृति वास्तव में अलबेली है, जैसा कि अभी अभी रोशनी ने मुझे बताया, हम लोग जान पाए। और राजस्थान की संस्कृति की माटी में, या राजस्थान की संस्कृति कह लीजिए, उसमें इतना सारा वैविध्य छिपा है जिसके कारण भारत में आने वाला कोई भी व्यक्ति सबसे पहले राजस्थान की धरा पर ही अपने कदम रखना चाहता है। अगर हम लोक उत्सवों की बात करें तो रोशनी, हम देखना चाहेंगे कि एक उत्सव तो बिल्कुल द्वार पर हमें दस्तक दे रहा है, और वो है शीतला माता की पूजा आराधना का ये पर्व जो कल मनाया जाएगा, और आज उसके पकवान मनाए जाएंगे। और इसलिए आज के दिवस को रांधा बुआ भी कहते हैं। कल हम शीतला माता की पूजा भी करेंगे। शील डूंगरी पर मेला भरेगा जहां आस्था का सैलाब बह निकलेगा, और शीतला माता को ढोक लगाने जन सैलाब वहां अवश्य पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये भी बता दें कि जैसे आज से ही शाम को जो महिलाएं हैं वो जुट जाएंगी, बहुत सारा खाना बनाएंगी, क्योंकि कल जो है वो ठंडा खाना खाया जाता है शीतला अष्टमी पर। और साथ ही अगर हम मौसम को लेकर भी इसके बात करें और बात करें कि इस मौसम की वजह से भी जो हमारा त्योहार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज से राबड़ी की जो शुरुआत है, जो हमारे राजस्थान का बहुत ही जो पीने वाला पौष्टिक आहार माना जाता है, वो उसकी शुरुआत हो जाएगी आज से। राबड़ी से याद आया कि जब बहुत तेज गर्मी होती है तो भी हमारे जो किसान हैं वो भरी गर्मी में खेतों पर काम करते हैं। तो मैंने एक दिवस किसी से पूछ लिया, किसी ग्रामीण मित्र से, भाई ये इतनी गर्मी में कैसे काम कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जौ की राबड़ी खाई जाती है जो गर्मी के प्रकोप से हमें बचाती है। तब जाके राबड़ी का महत्व समझ में आया। तो उसकी शुरुआत आज से होने वाली है। बिल्कुल, आज से होने वाली है। और आज एक खास बात और भी है। 20 मार्च का दिन है, सन 2016 की बात है, जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। तो आज हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम किस मुकाम पर पहुंच गई है उसके बाद तो वो भी देखने योग्य बात है। तो ऐसे में हम भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सलाम करते हैं। और क्योंकि हमने राजस्थान की संस्कृति की बात की, तो माटी से जुड़े लोगों को हमारा सलाम है, क्योंकि माटी से जुड़े लोग कहीं पर भी हमें अपनी संस्कृति से अलग नहीं होने देते हैं। तो आज जिस मेहमान से हमारी मुलाकात होने वाली है वो भी राजस्थान की माटी से जुड़े हैं, बहुत गहराई से जुड़े हैं। भले ही उन्होंने उपलब्धियां बहुत हासिल की हो, बहुत सफलता का ऊंचा आयाम हासिल किया हो, लेकिन फिर भी वो माटी से जुड़े हैं और सभी को माटी से जोड़े रखना चाहते हैं। तो रोशनी जी, मिला जाए उनसे। बिल्कुल मिला जाए। आइए मुलाकात करते हैं। हमारे बीच पधारे वे हमारे विनम्र निमंत्रण पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज व आपदा प्रबंधन व सहायता नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान ओटाराम जी देवासी साहब। बहुत बहुत आपका अभिनंदन देवासी साहब। आप सबको भी बहुत बहुत स्वागत है सर। अलबेलो राजस्थान में खूब खूब स्वागत है आप सबका। जी, आप आए हैं, अलबेलो राजस्थान की रौनक बढ़ गई है, और हमें लगता है कि जो हमारा ग्रामीण जगत है या ग्रामीण पृष्ठभूमि है जहां से आप आते हैं, उसको भली भांति हम और अच्छी तरह से गहराई से जान पाएंगे। तो देवासी साहब, जहाँ से भी आपका आरंभ हुआ, जहाँ जिस उपलब्धि आपने हासिल करते हुए जहाँ तक आज आप पहुँचे हैं, उसकी एक छोटी सी झलक देखते हैं। आपके राजनीतिक सफ़रनामे को हम देखते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातचीत का दौर जारी रखेंगे। आइए देखते हैं।
तो बहुत ही खूब हमने ये तस्वीरों के ज़रिए इनका राजनीतिक सफ़र देखा है। सर बहुत बहुत स्वागत है और इस राजनीतिक सफ़र में हमारी जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है। और पहला सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत आरंभ से होती है, तो आपके जो प्रारंभिक जीवन आपका जो रहा है, कहाँ से ये शुरुआत हुई, आपका जो विद्यालय का समय था, हम वहीं से शुरू करना चाहेंगे। कैसा वहाँ का जो सफ़र रहा है वो हमसे आप शेयर कीजिए। मैं उसमें सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ मेरे माता पिता को, जिनकी प्रेरणा से मैं उनके चरणों में रह करके आज मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा गया। मैं हमारे समाज में शिक्षा कम होती है, परंतु शिक्षा कम होने के कारण भी मेरे माता पिता का इतना मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मुझे शिक्षित किया। शिक्षित करने के बाद में मुझे जैसे ही एग्ज़ाम पूरे हुए और मुझे मैट्रिक पास हुई, उसके बाद में उनका था कि भाई कहीं ना कहीं ये अच्छे काम में लग जाए, धंधे में लग जाए जी। मेरी बचपन से रुचि माता जी के प्रति खूब रही और आज भी मैं चामुंडा माता जी का मुख्य पुजारी भी हूँ जी। और पुजारी होने के नाते हमेशा उनके चरणों में रहने की, मेरी माता पिता और मेरे माँ भगवती मेरा इष्ट देवता है, उनकी प्रेरणा से मैं हमेशा उनके चरणों में रहना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे इतनी बड़ी शरण दी कि मैं उनकी सेवा में इतना तत्पर हो जाता हूँ जी। कि मुझे आध्यात्मिक जीवन जीने की कला अगर मुझे चामुंडा माता जी की प्रेरणा से मिली। और वो प्रेरणा इतनी बड़ी मिली कि उसके बाद में जब मुझे सर्विस की लगने की तैयारी हुई तो मुझे पुलिस में नौकरी भी मिली। और जैसे ही नौकरी मिली सिरोही से मिली जी। और सिरोही से मिलने के बाद में मेरे जो वहाँ मुख्य पुजारी थे, हाँ जी। उन्होंने कहा था पहले कि एक समय तू पुलिस में नौकरी करता है, परंतु एक समय ऐसा आएगा कि राजस्थान का डीजीपी तुझे सुलेट मारेगा। अच्छा। उन्होंने कहा था, जी पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी। जी। तो मेरे माता पिता ने आकर के कहा इनको नौकरी क्यों छुड़वा रहे हो? तो उन्होंने कहा नौकरी किस लिए करनी है? तो अगर नौकरी करेगा तो उसको तनख्वाह आएगी, पेंशन आएगी जी। और तो माता जी ने कहा था, मेरे जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने कहा था कि मंदिर में बैठे बैठे की पेंशन मैं करूँगी। अच्छा। माता जी का वसन था जी। तो मुझे आज भी, मैंने मेरी लाइफ में नहीं सोचा था कि राजस्थान का डीजीपी मुझे सैल्यूट मारेगा। और मैं एक पुलिस का कांस्टेबल था जी। उसके बाद में जैसे ही मेरा जीवन आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे मैं राजनीतिक क्षेत्र में सम्माननीय मैं भैरू सिंह जी शेखावत का जी। हमारे बाली से चुनाव लड़ते थे, तो उन्होंने मुझे कंधे पकड़ करके पहले सबसे पहले बाहर लाया। अच्छा अच्छा। और बाहर ही नहीं लाया जी। उन्होंने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बन के आए, जी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ऐसा कोई आदमी है तो उसे संपर्क कराओ। तो मैं धन्यवाद देता हूँ जो आज हमारे सिक्किम के राज्यपाल हैं ओम जी माथुर जी। तो उनकी प्रेरणा से और भैरू सिंह जी शेखावत की प्रेरणा से और वसुंधरा जी की प्रेरणा से मुझे वहाँ से हेलीकॉप्टर से उठा करके जयपुर ले आए। अच्छा। ये सबसे पहले शुरुआत हमारी 2002 में हुई थी। जी। और 2002 में जैसे ही मुझे हेलीकॉप्टर से उठा करके वहाँ से मुंडारा से लाया, तब से लगाकर मेरा राजनीतिक जीवन एक अलग चालू हो गया। और 2003 में मुझे सुमेरपुर से टिकट भी दी जी। और टिकट दे करके मुझे कहा गया कि आप सुमेरपुर से चुनाव लड़िए, हम आपके साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करिए। जी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका वंदन भी करता हूँ, हाँ हाँ। जिनकी प्रेरणा से आज मैं जिस मंजिल तक पाया हूँ, ये प्रेरणा उनकी है। और उनकी प्रेरणा से मुझे 2003 में टिकट दिया। टिकट देने के बाद में मेरे मन में आया कि मैं एक लाखों लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और आस्था से जुड़े हुए लोग। बिल्कुल। अगर उनके मन में ये ठेस पहुंचेगी कि राजनीतिक क्षेत्र में जा रहे हैं, तो मेरे मन में आया मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा। तो मैंने उसी समय टिकट का मना कर दिया। जी। तो उसमें सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, भैरू सिंह जी शेखावत जी। सब ने मिलकर के मुझे कहा कि भाई आप चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा राजनीतिक क्षेत्र में मैं इसलिए नहीं लड़ना चाहता कि मेरा जीवन अलग रहा है। हाँ हाँ। तो उन्होंने तुरंत मुझे कहा आप हेलीकॉप्टर से सिर्फ जयपुर आ जाइए। तो मेरे लिए हेलीकॉप्टर भेजा और मुझे वहाँ से उठा करके जयपुर लाए। तो आप मुझे बताइए टिकट किसको देना चाहिए? तो मैं आज हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़, जी जी, हम और वो साथ ही रहते थे। जैसे बात चली तो टिकट किसको देना चाहिए, मैंने कहा मदन जी राठौड़ को दे दीजिए। और उस समय सुमेरपुर से मदन जी राठौड़ को टिकट दिया। अच्छा और मुझे स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया। अच्छा 2003 में जी। जैसे ही स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, भैरू सिंह जी उपराष्ट्रपति थे, तो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थे। जी।
तो जिनकी प्रेरणा से मेरी राजनीतिक जीवन शुरुआत हुई। जी जी जी। और शुरुआत ही नहीं हुई, उन्होंने हमेशा मुझे एक कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने की कोशिश की। जी आज का जो मेरा राजनीतिक जीवन है और आध्यात्मिक जीवन है जी और पारिवारिक जीवन है, जो सांसारिक जीवन है, जी जी जी। उसमें भी जो प्रेरणा मिली उनके सहयोग से आज की तारीख में मेरा जीवन अलग तरह से हो गया। और राजनीतिक क्षेत्र में जैसे ही मैं दिल्ली में था, हाँ जी तो 2003, 4 और 5 तक, जी जी फिर जैसे 6 में सरकार चेंज हो गई सेंट्रल की, जी तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए, जी। शरद पवार जी अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन गए। हाँ जी। उससे पहले हमारे राजनाथ सिंह जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। तो 2003, 4 और 5 में राजनाथ सिंह जी के साथ रहा। अच्छा। और राजनाथ सिंह जी ने मुझे इतना बड़ा स्नेह और प्रेम दिया कि आने वाले समय में जिस तरह से सरकार चेंज हुई, तो मैं सम्मानीय भैरू सिंह जी के पास गया, उपराष्ट्रपति जी जो हमारे महामहिम थे, उनके पास जाकर के उनसे बात की कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने राजस्थान में तुरंत बात की, और बात करते हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, उनको बात की कि ओटाराम जी को राजस्थान ले जाओ। अच्छा। तो मेरे लिए अलग से पशुपालक कल्याण बोर्ड बनाया। जी जी जी। और बोर्ड बनाकर मुझे राज्य मंत्री का दर्जा देकर राजस्थान ले आए। हाँ हाँ। 6, 7 और 8 में 6 में ले आए। जी जी जी। और जैसे मेरी नियुक्ति की, नियुक्ति करने के बाद में भैरू सिंह जी ने कहा जब राजस्थान में नियुक्ति होगी उस दिन ये गाड़ी जमा कराएंगे। अच्छा। तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाड़ी थी, हाँ जी। मुझे राजस्थान से जैसे ही स्टेट मिनिस्टर का दर्जा मिला, उसके बाद में वो गाड़ी मैंने वहाँ जाके जमा कराई। जी। तो उस सम्मान्य महामहिम भैरू सिंह जी का और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का और राजनाथ सिंह जी का, मैं समझता हूँ कि वो हमारे प्रेरणा के स्रोत है, और जिनकी प्रेरणा से आज ये जिस मंजिल तक आया। जी जी जी। और 6, 7 और 8 में जब मैं बोर्ड का चेयरमैन रहा, जी। तो उस समय मुझे पशुपालकों के लिए खूब काम करने की जरूरत समझी। जी। और जरूरत ही नहीं समझी, मेरे मन में आया कि मैं भी एक पशुपालक परिवार से हूँ, किस तरह से उनके उत्थान के लिए काम करूँ। तो मैंने जैसे अविका रक्षक और अविका कवच नाम से योजना चालू की। जी जी जी। उसमें इंश्योरेंस करने की योजना चालू थी। उसमें पशुपालक का बीमा होता था, भेड़ का बीमा होता था, बकरी का बीमा होता था, और भेड़ पालक की जो मिसेज होती थी उसके नाम का भी इंश्योरेंस होता था। ये हमने एक इस तरह की योजना चालू की जी। और ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से उनको लोनिंग की भी व्यवस्था की, और उनके बच्चों के पढ़ने के लिए, क्योंकि वो माइग्रेट होते हैं। जी जी जी। और माइग्रेट भी इस तरह दिशा में होते हैं, जैसे एमपी में जाते हैं, गुजरात जाते हैं, पंजाब जाते हैं। तो हमने उसके लिए एक अलग से आवासीय विद्यालय की योजना बनाई। हाँ, तो सर हम आप बात कर रहे थे आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में, और जिस तरीके से आपने हमें बताया है कि जो प्रारंभिक जीवन है, कैसी शुरुआत, आपकी राजनीति की कहाँ से शुरुआत हुई, तो यही हम जानना चाहते हैं कि प्रारंभिक जो आपको ये प्रेरणा मिली है कि मुझे इस राजनीति में आना चाहिए, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आने का दूसरा कारण था, क्योंकि मेरा समाज एक पिछड़ा हुआ समाज था। जी। हमारा रबारी रायका देवासी समाज जो है वो इतना पिछड़ा हुआ समाज था कि हर क्षेत्र में हम माइग्रेट करते थे, मवेशी लेकर बाहर निकलते थे। तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते थे। तो हमारे एक दिमाग में एक ही आया, सामान्य मैं उपराष्ट्रपति भैरू सिंह जी का सम्मान करता हूँ, महामहिम थे, उनका इसलिए सम्मान करता हूँ कि उन्होंने उंगली पकड़कर मुझे राजनीति में लाने की कोशिश की। जी जी जी। और राजनीति में लाने का उनका मकसद था कि इस समाज के प्रतिनिधि के रूप में एक ऐसा आदमी आ जाए, हाँ जी, ताकि आने वाले समाज इस समाज के लिए कुछ न कुछ कर सके। तो उनकी प्रेरणा थी। मैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का भी सम्मान करता हूँ, और सम्मानीय भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी, उनका भी सम्मान करता हूँ जी, कि जिनकी प्रेरणा से आज हमें उंगली पकड़कर एक राजनीति की जो दिशा दी, उसके लिए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। और दिशा ही नहीं दी, आज मुझे बहुत बड़ा गर्व भी है कि जब मैं 6, 7 और 8 में जब एक बोर्ड का चेयरमैन था, हाँ जी, तो मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इनके राजनीतिक जीवन को संवारने के लिए और उनके शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए 3 मुझे आवासीय विद्यालय दिए गए। अच्छा जी। और 3 आवासीय विद्यालय ऐसे दिए जो आज एक हरियाली में है, उसके बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, और एक कोटा झालावाड़ जी जी जी, जहाँ 6th से लगाकर 12th तक बच्चों की पढ़ाई वहीं होती है। जी जी जी। जो माइग्रेट करने वाले जो लोग थे, हाँ हाँ, उनके परिवार को उससे जोड़ना था। जी जी जी। और जोड़ करके उनके बच्चे वो साथ में लेके चले जाते थे। तो हमने उस बच्चों को रोकने की कोशिश की। अच्छा। और रोक कर आवासीय विद्यालय में उनका एडमिशन करवाया। जी। और एडमिशन ही नहीं कराया, 7, 8 की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। उसके बाद में जैसी हमारी राजनीति एक
चेतना आई, और शिक्षा के क्षेत्र में भी चेतना आई, और चेतना इतनी बड़ी आई कि आज मुझे 2024 और 25 की बात कर रहा हूँ जी, अभी तक मेरे वहाँ इसी विद्यालय से अभी तो मैंने उस पूरे राजस्थान में सरकार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और मैं वर्तमान मुख्यमंत्री जी सम्माननीय भजन लाल जी का सम्मान करता हूँ जी। जब मैं साथ में बैठता हूँ तो उनके दिमाग में आता है किस बेल्ट में देनी है स्कूल, क्या क्षेत्र में काम करना है, उनका हमेशा लगन रहती है। अच्छा अभी 2 साल के अंदर उन्होंने 4 आवासीय विद्यालय दे दिए, अच्छा अच्छा, वाह वाह, और ऐसे करके अभी तक मेरे पास में 12 विद्यालय हो गए। अच्छा, और 12 विद्यालय में सबसे ज्यादा माइग्रेशन होने वाले लड़के और लड़कियां, जी, उनके शिक्षा का एक नया जीवन चालू करने के लिए जी, हमने उसमें काम चालू किया। तो अब ये जो माइग्रेशन जैसा आप बता रहे हैं देवासी साहब, ये अब रुक गया है माइग्रेशन, बच्चे माइग्रेशन करने वाले लोग पर बच्चों का जो माइग्रेशन था वो रुक गया, बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि बच्चों को सब माता पिता पढ़ाना चाह रहे हैं, एजुकेशन देना चाह रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल, और आज मैं आपके इस अलबेलो राजस्थान के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का खूब खूब अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जी, कि उनकी प्रेरणा से 1000 लड़के हमारे सरकारी नौकरियों में लग गए, जी जी जी, उसी विद्यालय में पढ़ने वाले। तो ऐसे करते हमारी ये शुरुआत हुई, बहुत अच्छे, और शुरुआत हुई 2008 में जब मैं जो बोर्ड का चेयरमैन था, तो हमारे राजस्थान के सम्माननीय और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुला करके कहा कि अब की बार 2003 में तो आप चुनाव नहीं लड़े, पर 2008 में आपको टिकट देंगे और चुनाव लड़ना है। जी, तो मैं धन्यवाद देता हूं उनको, मुझे सिरोही से चुनाव लड़ाया, जी, और मैं सिरोही की जनता को भी अभिनंदन करता हूँ। जी जी जी। तो देवासी साहब, जैसे अब विद्यालय में आपने बच्चों को शिक्षित करने का जो प्रण लिया वो काफ़ी हद तक पूरा हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि बच्चे जो माइग्रेट होना चाह रहे थे वो अब थम गए, शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो अब क्योंकि आप तो आध्यात्मिक रूप से देखें, सांसारिक रूप से देखें या राजनीतिक रूप से देखें, आप एक स्थिर व्यक्तित्व के मालिक हो गए। तो अब जिन बच्चों के लिए आपने विद्यालय खोला, कहीं उन बच्चों को देखकर आपको अपने बचपन की कहीं कुछ याद आती है? बचपन मेरा जीवन ऐसा रहा कि उस समय मेरे शिक्षा के क्षेत्र में जो जागृति होनी चाहिए थी, मेरे माता पिता भी अनपढ़ है, वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनके मन में एक ललक थी जी कि मेरा एक बच्चा पढ़े जी, और पढ़ करके एक समाज में अच्छा नाम रोशन करे। हाँ जी, तो उनकी वो प्रेरणा थी। आज मैं उनके चरणों में वंदन करके मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर वो मुझे इस दिशा में शिक्षित नहीं करते और शिक्षा के क्षेत्र में नहीं ले जाते, जी जी, तो मुझे जो ये सफलता मिल रही है वो उनकी प्रेरणा से मिल रही है, और मेरे इष्ट देवता की कृपा से। जी जी, ये तो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मेरा इष्ट देवता इतना प्रबल है हाँ बिल्कुल, कि हर क्षेत्र में आज लाखों लोग उनके अनुयायी हैं, हाँ बिल्कुल है, जो आस्था से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, हाँ मेरा पारिवारिक जीवन भी ना सांसारिक जीवन भी है, जिसमें मेरा घरेलू परिवार भी है, हाँ जी, हाँ जी, उसको भी लेके चलना है, जी बिल्कुल, आध्यात्मिक जीवन लेके भी चलना है, हाँ जी, और जिस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में भी अब मुझे आगे बढ़ना है। जी 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 जी। तो ये सब प्रेरणा एक साथ में अगर माता पिता के पुण्य से ही मिलता है। जी, तो ये जो दूसरी बार आप मंत्री बने हैं, तो पहले दौर में और अब के दौर में अगर हम देखें तो क्या नई योजनाएं आपने समाज के लिए ला पाए हैं और आपका समाज लाभान्वित हो पाया है? मैं इसमें क्या, जैसे मैं पहली बार मंत्री बना जी, तो स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बनाया, स्टेट मिनिस्टर का सेंट्रल में दर्जा दिया मुझे, और दूसरी बार बनाया तो पशुपालक कल्याण बोर्ड का बनाया। जी, तो उसमें जितने भी एक सोवियत संघ की बहुत बड़ी स्कीम थी अच्छा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, उसमें सीड्स कॉर्पोरेशन जो फॉर्म जो थे सरकार के, जी जी जी, 65 फॉर्म पूरे हिंदुस्तान में थे। अच्छा, तो उस फॉर्म के अंदर जो सीड्स उत्पादन होता था, उसमें एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग सीड्स होते थे। जी जी जी, उसके लिए मुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो मैंने पूरे हिंदुस्तान में जितने भी फॉर्म थे विजिट भी किए थे, अच्छा, कि मुझे तो वहाँ से मंदिर से भी इतना टाइम नहीं मिलता था, जी जी तो भी मैं उस राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ा जी, और उसमें भी काम किया। उसके बाद में जैसे पशुपालक कल्याण बोर्ड का बना दिया मुझे स्टेट हाँ में, हाँ हाँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करना चालू किया। पशुपालकों के लिए अलग से व्यवस्था की, जी, जो माइग्रेट होते थे उनके लिए 300 वर्ग मीटर भूखंड देने की योजना बनाई, अच्छा, इंश्योरेंस की योजना बनाई, और योजना नहीं बनाई, बाहर जाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए आर्म्स के लाइसेंस भी देना चालू किए। अच्छा अच्छा, हाँ, जी जी जी, ताकि बाहर जाए तो सुरक्षा उनकी क्या है। बहुत सही बात, जी, जी, जी। तो ऐसे ऐसे करके उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जी 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 जी। तो देवासी साहब, आप तो क्योंकि गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, ज़मीन से जुड़े व्यक्तित्व हैं, रोशनी, अगर आपकी बात करें तो क्या आपने कभी गांव की ज़मीन पे कदम रखा, गांव का जीवन जिया है?
बिल्कुल जिया है और मैंने बहुत ही करीब से ये चीज़ देखी है और इसलिए मैं जान सकती हूँ। और जो सर का पहनावा है उससे ही पता चलता है कि जो सर का व्यक्तित्व है वो कितना सरल है और आमजन से कितने जुड़े हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम ग्रामीण प्रवेश की बात करें तो वहाँ पर जो होती है आमजन जो होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। और जिस तरीके से हमने सर के बारे में जाना है, तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप राजनीति की दूरदर्शिता को लेकर आप कई कड़े फैसले भी लेते हैं, साथ ही आप सामाजिक सरोकार में भी काफ़ी आगे हैं। तो इन दोनों के बीच में आप तालमेल कैसे बिठा पाते हैं कि आमजन से भी आप जुड़े रहें और जो कड़े फैसले हैं सामाजिक से जुड़े हुए, वो आप किस तरीके से तालमेल बिठा पाते हैं? मैं समझता हूँ कि मेरा राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन जी, उसको एक मंच पर लाने की कोशिश करता हूँ और हमेशा उनके लिए ही काम करने की इच्छा होती है। जी जी। आम जन के लिए कैसे काम कर सकूँ, आम जनता के लिए क्या काम कर सकूँ, और मेरे से भाविक जो जुड़े हुए हैं, आस्था से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ, उनके लिए भी अलग से काम करता हूँ। जी। और मेरा जीवन एक ऐसा जीवन है, ये मेरा पहनावा है, वहाँ मेरे मंदिर की ड्रेस है ये। अच्छा। जी, पुजारी की जो मुख्य पुजारी होता है उसकी ये ड्रेस है हमारा। अच्छा। और आज की तारीख में इस ड्रेस से ही मुझे देश के प्रधानमंत्री जानते हैं। जी, बिल्कुल। जी जी। मेरा जीवन एग्रीकल्चर से लगा करके राजनीतिक जीवन में भी अगर मैं किसी से पहचान बनाता हूँ, मेरा आइडेंटिटी कार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जब मैं कहीं खड़ा हो जाता हूँ तो सबके दिमाग में यही ओटाराम जी देवासी एक छवि जो है आपकी ये नजर आती है इससे। जैसा आपने बताया देवासी साहब, आप माननीय राष्ट्रपति महोदया से मिल चुके हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी साहब से आप मिल चुके हैं, नितिन गडकरी साहब से मिल चुके हैं। इतनी बड़ी हस्तियों से जब आपका मिलना हुआ तो जितना ज्ञान आपके पास था, क्या वहाँ से और अधिक ज्ञान अर्जित कर पाए उनसे? मैं समझता हूँ कि जब उनके संपर्क में मैं आया हूँ, जी जी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जी, जब भी छूटने का समय आता था तो हमारे देवासी समाज के लोग गुजरात में भी बहुत है, हमारे यहाँ के प्रवासी भाई भी गुजरात में बहुत है जी। तो उनको लेकर के जब भी छूटने का समय आता था तब तुरंत फोन आ जाता था अच्छा। कि ओटाराम जी को बुला लो गुजरात। अच्छा। तो मैं रहता था सब क्षेत्र में, हाँ हाँ हाँ। तब से लगाकर हमारा परिचय है। जी, जी, और आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का तो मैं एक पूरे हिंदुस्तान में हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि बिल्कुल। जिस तरह से 2014 से लगाकर आज दिन तक जो काम कर रहे हैं वो एक अलौकिक काम कर रहे हैं। वास्तव में सही कह रहे हैं आप। और काम भी ऐसा कि जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है जी, उसको भी ये पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अब सबसे बड़ा फैसला था राम मंदिर का। हाँ जी। इतना बड़ा आध्यात्मिक जीवन जो उनका जो था, एक बहुत ही बड़ा फैसला था। और फैसला नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उनका जो मैसेज गया है। अभी हमारा जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था, जी जी। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी एक अनुकरणीय चीज है कि एक साथ में 60 करोड़ लोग को जाना जी 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 जी। और जा करके आध्यात्मिक जीवन में डुबकी लगाना, जी 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 जी। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक पहलू है। बिल्कुल, ये सुखद आध्यात्मिक और गौरव का क्षण था। ये हमारे हिंदू राष्ट्र की एक प्रेरणा है जी, जो आने वाले समय में हमारा हिंदू राष्ट्र किस तरह से काम करने वाला है। पूरा हिंदुस्तान से आधा हिंदुस्तान प्रयागराज में चला गया। बहुत सही कह रहे हैं आप। जी, तो समझो ना क्या एक स्थिति हमारे हिंदुस्तान की है। जिस दिशा में अपन आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। जी जी जी। देवासी साहब, आपने अपने प्रारंभ में बताया कि आप पहले पुलिस में थे और पुलिस के जीवन से आप वहाँ से अलग हुए और फिर इस क्षेत्र में आए, तो पुलिस क्षेत्र में कैसे जाना हुआ? पुलिस क्षेत्र में मेरा ये था कि मेरे माता पिता की इच्छा थी कि कहीं ना कहीं सर्विस में लग जाए। अच्छा, ये यही कारण था। जी जी उनकी इच्छा थी कि कहीं ना कहीं सर्विस में लग जाए तो ये इधर का उसका कम हो जाएगा। जी जी। परंतु वो उधर भी जाने का जब रास्ता मिला तो गया भी सही, हाँ जी। 6 महीने रहा भी सही। और रहा ही नहीं, मुझे माता जी का इतना बड़ा इष्ट था कि वहाँ जाने के बाद में माता जी के एक ही प्रेरणा थी कि तुम मंदिर आ जा। जी 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 जी। एक ही जीवन में था कि तुम मंदिर आ जा और मंदिर की पूजा कर। तो मन में ये जो आध्यात्मिक भावना रही, माता जी की प्रेरणा रही कि मंदिर के आप पुजारी बने, ये जो माता रानी चामुंडा रानी के सामने आपने जो धूप दिया है, जो उनको शीश नवाया है, ये आध्यात्मिक जीवन का आरंभ कैसे हुआ? क्या बचपन से ये लगन थी माता जी के कहने पर, या आपके अंदर भी किसी कारण से माता की आराधना आपके अंदर आरंभ हुई? मेरे बचपन से एक जीवन में एक अलग था। जी जी जी। जब मैं पूजा करता था माता जी की, चामुंडा माता जी, बचपन से, जन्म से ही, तो मेरे वहाँ ही एक मंदिर है। अगर मैं सुबह स्कूल जाता
स्कूल से जैसे छुट्टी होती तो शाम को मंदिर चला जाता और मंदिर से वापस घर आता। तो ऐसे हमारी ये प्रेरणा चलती रही। अच्छा जी। मेरे मन में एक दौड़ थी कि वहाँ से दौड़ करके मंदिर जाना 1 किलोमीटर पड़ता था अच्छा। और वहाँ से 1 किलोमीटर दौड़ के आना। हाँ हाँ हाँ। तो बचपन का जीवन था एक। जी और शाम की वहाँ पूजा करवाना और पूजा करवा के वापस घर आना जी और पूरे दिन स्कूल में रहना, जी ये एक अलग तरह का था। और उससे मैं दिनों दिन तो जुड़ता ही गया मंदिर से। और आज जिस मंदिर में हूँ जी उस मंदिर में जिस लाखों लोगों की आस्था के कारण, जी उसके बाद में जब 1717 में हमारी इस मंदिर की स्थापना हुई थी, जी तब से लगाकर हमारी 11वीं पीढ़ी में 11वें नंबर पे हूँ मुख्य पुजारी। मेरे से पहले 10 पुजारी हुए, अच्छा अच्छा। तो 11वें नंबर पर मैं हूँ। तो आज मैं समझता हूँ कि जिस मंदिर के लिए आने के बाद में उसके डेवलपमेंट के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए जो काम हुए, 2002 से मैंने चालू किया था मंदिर का काम। और 2002 में एक अलग मंदिर बना दिया जी 2009 में एक और मंदिर बना दिया जी 2015 में अलग मंदिर बना दिया हाँ जी उसी मंदिर के कैंपस में, हाँ हाँ। कि भी आने वाला भविष्य इस मंदिर का कैसा रहेगा, वाह वाह, जी। बहुत उसको लेकर के हमारा आज भी लक्ष्य चलता है। जी जी जी। तो देवासी साहब, ये जो आपका आध्यात्मिक जीवन रहा और अभी भी ये जारी है कहीं, क्योंकि हमारा जो राजस्थान प्रदेश है वो लोक देवी देवताओं का प्रदेश है। हम कहीं ना कहीं लोक देवी देवताओं की मान्यताओं परंपराओं को मानते हैं और उनके आख्यानों का हम स्मरण करते हैं, उनका श्रवण भी करते हैं। तो आपको कहीं लगता है कि कहीं मार्ग में अगर कोई बाधा आ रही है तो लोक देवी देवता हमारी सहायता करते हैं? मैं समझता हूँ कि जिस आदमी का इष्ट होता है जी और जो भगवान के नाम का सुमिरन करता है, जी तो जी डूबी हुई नैया को वो तारते हैं। जी जी उनके प्रति आस्था होनी चाहिए। जी आस्था है तो सब कुछ है। जी 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 और जिस आस्था से मैं आज बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि जो लाखों लोग उससे मंदिर से जो जुड़े हुए हैं, जी वो सिर्फ आस्था से जुड़े हुए हैं, जी आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं। उनकी एक प्रेरणा होती है, श्रद्धा होती है कि मंदिर के अंदर जाएंगे, उनको धूप लगाएंगे और धूप लगाकर हमारे जो मन के भाव है वो उनके सामने रखेंगे। हाँ जी। हाँ हाँ वो ऐसी एक प्रेरणा होती है। जी 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 जी। रोशनी जी कुछ जिस कहना तरीके से चाहेंगे? सामाजिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक, आप तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो इन तीनों चीज़ों में आप कैसे तालमेल बैठा पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आम जन के लिए भी खड़ा रहना है और परिवार के लिए भी रहना है, साथ ही आप चामुंडा माता के उपासक भी हैं, तो इन तीनों को साथ में लेकर अनुशासन तरीके से आप कैसे चल पाते हैं? मैं समझता हूँ कि जब मंदिर का टाइम आता तो मंदिर में खड़ा रहता हूँ, जी जी परिवार के साथ में टाइम आता तो उनके साथ खड़ा रहता हूँ, और आम जन के और जनता के लिए खड़ा रहना होता है उस जगह जाके खड़ा हो जाता हूँ। जी 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 अलग अलग समय होता है उनका। मेरा दैनिक जीवन भी उस समय आ गया। सुबह 4:30 बजे उठना, जी 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 पूजा पाठ करना, 7 बजे मंदिर अपने पूजा से बाहर आना, जी 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 उसके बाद में लोगों से मिलना। हाँ 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक मिलता हूँ, हाँ हाँ उनके साथ बैठता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ। उसके बाद में जैसे जन सुनवाई होती है उस तरह से जन सुनवाई करता हूँ। अच्छा 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 उसके बाद में हमारे जो आध्यात्मिक जीवन के जो लोग जो जुड़े हुए हैं, वो जैसे 10 बजते हैं तो मैं उनके साथ जुड़ जाता हूँ, अच्छा तो 2 कलाक उनके साथ रहता हूँ। जी जी तो ऐसे हमारी परंपरा पहले से चली आ रही है। जी 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 देवासी साहब, आपने कुछ समय पहले अभी बताया है कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के साथ आप जो योजनाओं पे कार्य कर रहे हैं वो किस तरह की योजना है और आने वाले समय में आम जनता को आपकी योजनाएं जो आप चलाने वाले हैं उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? मैं समझता हूँ कि आज के टाइम में हमारे राजस्थान के विकास पुरुष को, जिसको जी हमारे विकास पुरुष सम्मान्य भजन लाल जी शर्मा साहब हैं, जी और जिस क्षेत्र में उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में और पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में जो पहले से काम किया है, आज मैंने ये देखा है कि हर जिले में मुख्यमंत्री जी की अलग टीम है। अच्छा जी। और अलग से कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री बाद में बने, परंतु उससे पहले उन्होंने हर जिले में अपनी एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी की टीम तैयार की थी अच्छा जो हर कार्यकर्ता उनसे मन से भाव से जुड़ा हुआ है। और जुड़ा हुआ ही नहीं, आज विकास पुरुष के नाम से मैं कहना चाहता हूँ कि जब से हमारी सरकार आई 23 से 24 और 24-25, जी जी जिस तरह से हमारी सरकार चाह रही है, 2 बजट पेश किया है। मैं आपके सामने ये बात करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं रहा जिसको उन्होंने टच नहीं किया।
200 विधानसभा क्षेत्र में सब जगह लोग एक ही कह रहे हैं, साहब बहुत दिया है, वाह, बहुत दिया मतलब। जी, और एक एक कार्यकर्ताओं को, हम तो मंत्री हैं उनके साथ में, और कार्यकर्ताओं को बुला करके उनके साथ बैठकर कहते हैं कि अपने जिले में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है बताओ। तो कार्यकर्ताओं की भावना को भी लेके चलते हैं, जी जी जी, आम जन की भावना को लेकर चलते हैं, हाँ जी, और लेकर के उनकी भावनाओं का आदर करते हैं। अच्छा, तो मैं उनको विकास पुरुष के नाम से कहना चाहता हूँ। जी, जी, हमारे जी। राजस्थान के जी मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी शर्मा जी, हमारे विकास पुरुष हैं, और जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात। जी जी। आप ग्रामीण विकास से जुड़े हैं, पंचायती राज के विकास से जुड़े हैं। हम जब शहर से ऊब जाते हैं तो गांव का रुख करते हैं ये सोचकर कि यहाँ जो शांति नहीं मिल रही वो गांव में शांति मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन जब ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है देवासी साहब कि गांव का विकास हो जाएगा तो वो भी शहर की तरह हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि देश आज़ाद होने के बाद में भी जी, ग्रामीण क्षेत्र जो है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था, और देश आज़ाद होने के बाद में गांव में जो डेवलपमेंट और विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसके बाद में अब से जो शुरुआत हुई है, हाँ जी, आज मैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को याद करना चाहता हूँ। जी, उन्होंने हर पंचायत में एक गौरव पथ दिया था कि गांव के अंदर घुसते ही आपको 1.5 किलोमीटर एक सड़क मिलेगी, जो सीसी सड़क मिलेगी, और कहीं आपको उसको नाली भी होगी, सड़क भी होगी, और वो गांव में प्रवेश द्वार होगा जिस गांव में आप घुस रहे हो। तो ये विकास की सबसे पहली कड़ी थी, जिन्होंने एक पैसा 1.5 किलोमीटर तक एक सड़क पूरे गांव इस सिरे से लगाकर उस सिरे तक ऐसी सड़क बनाई जिसको गौरव पथ के नाम से बनाया था। अच्छा अच्छा, इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक अटल नाम से एक सड़क दी है। अच्छा, वो है 5000 की आबादी वाले जो गांव हैं, उसमें सबसे पहले एक से 2 किलोमीटर सड़क होगी, जो इतनी शानदार होगी कि उस गांव में जाने से पहले लोगों को लगेगा कि अभी इस गांव में घुसे हैं। जी, तो ग्रामीण विकास के लिए तो ये पंचायत राज की तरफ से और ग्रामीण विकास में हमने कई तरह की योजनाएं जो लागू की है, जैसे आने वाले से लखपति दीदी। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, लखपति दीदी का हमारा एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें हम महिलाओं के समूह को जोड़ना चाह रहे हैं, जी, और उसमें लाखों आज की तारीख में हमारा लक्ष्य है जी जी, कि हम इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि हमारे लाखों महिला इससे जुड़े जी। और उनको रोजगार का भी मिले। जिस तरह से हमने उनको मार्केटिंग की व्यवस्था भी की है, हाँ जी, और उनके अलग तरह की जो साजो सामान की व्यवस्था भी की है, ताकि उनको बिजनेस तरह एक अलग से मिले और ग्रामीण महिलाएं उनसे जुड़े। जी जी। रोशनी, आप जानती हैं जैसे मंत्री महोदय की जो पोशाक है उसको देखकर उनके आध्यात्मिक जीवन का, सांसारिक जीवन का और राजनीतिक जीवन तीनों का परिचय मिलता है। बिल्कुल। लेकिन देवासी साहब, आपको एक बहुत आकर्षक नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान का बड़ा उसमें बड़ा आकर्षण है उस नाम में, आपको भोपा जी के नाम से भी जाना जाता है। वो हमारे क्या है कि मैं कह रहा हूँ मुख्य पुजारी, जी जी जी, तो मैं मुख्य पुजारी हूँ, जी जी, परंतु ग्रामीण बेल्ट में भोपा जी के नाम से जाना जाता अच्छा अच्छा, अच्छा, जी, है। पर जो मुख्य पुजारी होता है भगवान का या मूर्ति का, उसको पुजारी नहीं कहकर भोपा जी भी कहते हैं। जी जी जी, तो ये हमारे ग्रामीण भाषा है। जी जी जी, जी जी। परंतु मुख्य पुजारी के या चामुंडा उपासक को या हाँ। मुख्य पुजारी को हाँ हाँ, मैं उस नाम से हूँ। जी जी। आपका इतना लंबा सफ़र रहा है और हर किसी का कोई ना कोई आदर्श होता है। अगर आपकी बात करें तो आपके जीवन में ऐसा कौन वो है जो आप जिसे आप आदर्श अपना मानते हैं? मैं आदर्श तो मेरे माता पिता को मानता हूँ, जी जिन्होंने मुझे इस प्रेरणा तक पहुँचाया। और सबसे राजनीतिक क्षेत्र में मैं सबसे अगर प्रेरणा स्रोत मानता हूँ तो भैरू सिंह जी शेखावत को मानता जी 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 जी, हूँ, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को मानता हूँ, भजनलाल जी को मानता हूँ, जी जी, कि मेरे माता पिता एक गरीब परिवार से थे। मेरा कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं था कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ा सके। ये है जितना भी हुआ है, ये राजनीतिक क्षेत्र में आने का जो मेरा जो लक्ष्य था और मुझे उंगली पकड़ कर लाया है, जी, मैं सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे महामहिम हाँ जी। उपराष्ट्रपति भैरू सिंह जी शेखावत को जी। नमन करता हूँ। जी। जी उनकी प्रेरणा से इस मंजिल तक मैं आया हूँ। तो देवासी साहब, अब क्योंकि इतनी उपलब्धियां अर्जित करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, जी। कहीं मंत्री पद पर रहते हुए जीवन में कुछ बदलाव महसूस करते हैं? मैं जब से राजनीति में आया हूँ तब से यही तो ड्रेस है, यही पहनावा है, जी जी और मैंने कुछ चेंज किया नहीं। कुछ बदला नहीं है? मुझे बदलाव लगता ही नहीं जी कि मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ जी। उनमें बदलाव चाहिए, जी। मेरे को बिल्कुल। बदलाव की जरूरत है। चलिए, जिनके लिए आप कार्य करें उनमें बदलाव चाहिए, तो चलने से पहले उन्हीं लोगों के लिए कोई आपका संदेश? मैं ये आज भी कहना चाहता हूँ
मैं पूरी राजस्थान की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जुड़े और शिक्षा के जुड़ करके अपने इस समाज के भविष्य को आगे बढ़ाएं, वाह वाह। ताकि आने वाले समय में आपका जो भविष्य है वो आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारे समाज को आगे बढ़कर नाम रोशन करेगी जी और विकास के तह तक ले जाएगी, जी विकास के पायदान तक पहुंचाएगी। वाह वाह वाह। वही हमारी प्रेरणा है, जी। ताकि आने वाले समय में आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से भी कहूँ, जी सांसारिक जीवन से भी कहूँ जी और राजनीतिक क्षेत्र से भी कहना चाहता हूँ जी कि आने वाले समय हमारा जो हिंदुस्तान का भविष्य होगा वो एक उज्जवल भविष्य होगा और शिक्षा के क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े, यही वाह, हमारी बात। बहुत बहुत उत्तम ही- विचार आपके, और इतने उत्तम विचारों के साथ श्रीमान ओटाराम देवासी साहब, आप अलबेला राजस्थान में आए, आपके अमूल्य समय देने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी थैंक हैं। यू आपको, बहुत बहुत खूब-खूब आभार thank आपका you। हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी जी। तो आप भी एक बार पधारे मेरे वहाँ मंदिर। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल आपके आएंगे। मंदिर में हम जरूर माता रानी के आके ढोक लगाने अवश्य आएंगे। बिल्कुल पधारना आपका है। निमंत्रण सर आंखों पर। बिल्कुल, थैंक यू। और अलबेला राजस्थान से अब हम इस शुभकामना के साथ आज्ञा चाहेंगे कि कल शीतलाष्टमी, आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं शीतलाष्टमी की, और अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखिएगा। लोक जीवन अवश्य जीते रहेगा, क्योंकि लोक जीवन में ही जीवन है। आज्ञा दीजिए प्रणय भारद्वाज को। मैं रोशनी मिश्रा, मुझे भी आगे दीजिए। हम अगली फिर मुलाकात करेंगे।